नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। मोदी की ईडी और ईडी के किस्से अगर लिखने शुरू करें तो एक महाग्रंथ तैयार हो जाए। अब ईडी का एक ऐसा मामला आया है जो जो भूतो न भविष्यति वाला है। ऐसा मामला आपने अब तक नहीं सुना होगा। आपने ये भी सुन लिया कि ईडी के अफसर रंगे हाथों घूस लेते पकड़े गए, राजस्थान में पकड़े गए, तमिलनाडु में पकड़े गए, रंगे हाथों पकड़े गए हैं। पैसा लेकर के केस के बदले धमका करके पैसा उगाही करते हुए। लेकिन अब जो मामला आया है, वो मामला ऐसा है कि ये ईडी के अफसर न हुए डायनासोर हो गए। इतना बड़ा पेट तो हो ही नहीं सकता। बैंक को भी नहीं देखा कि बैंक का क्या होगा, एनपीए हो जाएगा, क्या हो जाएगा। 120 करोड़ रुपए का फार्म हाउस मोदी की ईडी हजम कर गई। आप कल्पना कीजिए, 120 करोड़ की कीमत वाला फार्म हाउस हजम कर गई। इस ईडी पर कैसे भरोसा करेंगे? जो ईडी लग्जरी फार्म हाउस को हजम कर जाए, उसको दफ्तर बना ले, जवाब न दे पाए, वहां पर तमाम करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां खड़ी हैं, कहे दिल्ली वाले दफ्तर में जगह नहीं थी तो यहां हम ले आए। जरा भाव को जोड़ते हैं और आज एक रोचक कहानी से पर्दा हटाते हैं। ये एक्सक्लूसिव स्टोरी है। अब तक ये स्टोरी भाव कहीं नहीं गई है। सिर्फ ये खबर इंडियन एक्सप्रेस ने की और कहीं ये खबर अब तक नहीं है। आपके पास ये खबर भाव के जरिए पूरी कहानी हम लेके आएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। जरा कंट्रोल रूम दिखाइए तस्वीर। ये तस्वीर में देखिए, आप पढ़िए, प्रवर्तन निदेशालय गुरुग्राम आंचलिक ऑफिस है ये। यानी ये जोनल ऑफिस है। ये जो जोनल ऑफिस है, इसके भीतर की तस्वीर दिखाइए, थोड़े तस्वीर दिखा दीजिए। ये देखिए, ये कारें जो खड़ी हैं, यहाँ पर नजदीक से तो आप नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन देखिए कुछ बड़ी लंबी कारें हैं, ऊपर सनरूफ दिख रहा है। यहाँ पर एक एक करोड़ से ऊपर की, 1.5 करोड़ की, 1 करोड़ की कारें खड़ी हैं। ये बड़ी बड़ी लग्जरियस ब्रांड, जो हम लोग तो खैर बैठ नहीं पाए कभी। ये तो भीतर की कुछ तस्वीरें हैं। और तस्वीर देखिए, ये भीतर, ये देखिए स्विमिंग पूल है। हालांकि वो स्विमिंग पूल अब जो है थोड़ा सा अस्त व्यस्त है, मेंटेन नहीं है, लेकिन ये अंदर स्विमिंग पूल है। ये जो फार्म हाउस है, 120 करोड़ करोड़ रुपए इसकी कीमत है। फिल्मों उल्मों में कई बार हमको सौभाग्य मिलता है ये फार्म हाउस, ऐसे फार्म हाउस देखने का, कि वो विलेन उसमें स्विमिंग पूल में बैठ करके और लेटा रहता है और वहीं से आदेश देता है, मुना ले आओ पैसे। तो उसी टाइप का फार्म हाउस था। इस फार्म हाउस में जो हम बाहर पहली फोटो दिखाए थे ना, जोनल ऑफिस, इस फार्म हाउस में ईडी का जोनल ऑफिस चल रहा है। ये फार्म हाउस गुरुग्राम में है, मिलेनियम सिटी, भारत की। वहां पर 120 करोड़ का फार्म हाउस और उसमें ईडी का दफ्तर। बाबू, जरा एक कहानी बताइए। सबसे बड़ी बात कि इसमें बैंक ऑफ इंडिया का क्या रोल है? वो क्यों दर दर ठोकर खा रहे हैं और मोदी की ईडी मौज मार रही है? देखिए आशीष भाई, कौन कहता है कि 2014 के बाद तरक्की नहीं की देश ने। हम्म। हम्म। अब ईडी के ऑफिस फार्म हाउस से चलने लगे हैं, हम्म। सरकारी ऑफिसेस फार्म हाउस में चलने लगे हैं, आलीशान कैंटीन बनी हुई है। उस कैंटीन के आसपास बहुत ऊंची नस्ल के पाले जाने वाले बहुत महंगे कुत्ते बिल्लियां हैं, उनकी सेवा में कर्मचारी है। ये सारा नजारा इसलिए है कि ईडी ने इस फार्म हाउस पे कब्जा कर रखा है। हम्म। ये एक रियल एस्टेट का एजेंट था, अतुल बंसल। हम्म। हम्म। उसने 2004 में ये फार्म हाउस खरीदा था हम्म। और 2012 में बाकी प्रॉपर्टी के साथ 111 करोड़ में उसको गिरवी रख दिया था। हम्म। उसको पैसे की जरूरत पड़ी थी। 2017 में लोन देने वाले बैंकों ने इसमें कब्जे में ले लिया था। हम्म। अतुल बंसल की जो कंपनी थी, विजडम रियल्टर्स, हम्म। ने इसको चुनौती दी, बैंक ने क्यों लिया करके। यह मामला कोर्ट में चल रहा है। हम्म। अब डीआरटी ये मामला पहुंचा तो उसने वहां पे स्टे ले लिया, हम्म। है ना।
अब पंचकुला में बैंक की तरफ से वकीलों ने एप्लीकेशन लगा के कहा है कि 2019 से ही पता चला है कि ईडी ने पहले व्यापारी की संपत्ति कुर्क कर दी थी। ईडी ने इस अतुल बंसल पे कब्जा किया, अब ये संपत्ति कुर्क कर दी। मैं पहली बार देख रहा हूं कि कुर्क की हुई संपत्ति का उपभोग कुर्क करने वाले कर सकते हैं। ये संपत्तियां जो है, यदि किसी के कल मतलब ईडी की रेड होती तो बहुत सारी चीजें जब्त हो जाती है, चल अचल प्रॉपर्टी, गाड़ियां जब्त हुई है, उसके बाद जेवरात जब्त होते हैं। ईडी ने और बीच में एक रेड करके ये जो एक चौकसी भागा था उसके डायमंड वायमंड जब्त किए थे। अब किसी ईडी की अधिकारी की पत्नी किसी शादी में डायमंड की ज्वेलरी से लदालद भरी हुई आ जाए तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और कल कोई पूछे कि भाई इतने सारे डायमंड और इतना सारा कितने करोड़ रुपए तुम्हारे पति कमाते हैं, तो बोलेंगे नहीं, मुझ पे आरोप मत लगाइए, ये तो जब्त की हुई प्रॉपर्टी है, ये तो चौकसे की हीरे हैं, हमारे नहीं है, लेकिन उपभोग करेंगे। ये मैं भारत के इतिहास में मेरे पत्रकारिता में ये मैंने पहली बार देखा। मैंने कई जब्त की हुई चीजें देखी, वो केस की प्रॉपर्टी मानी जाती है। मैंने मतलब कल अच्छा हुआ यदि शराब की बोतलें यदि ये जब्त कर ले तो शाम को ये गला गिला कर ले सारे अधिकारी मिलके और लोग कहे कि आप इतनी ऊंची शराब पीते हैं, बोले जब्त की हुई है साहब, प्रॉपर्टी तो बॉटल दिखानी है, आगे पीछे कोर्ट में बॉटल जमा कर देंगे, लेकिन अभी तो उसमें से शराब पियेंगे। ये इससे बड़ा भ्रष्टाचारी व्यभिचार मैंने मतलब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में ही मैं कह रहा था, लेकिन अब ये तो बागड़ ही खेत खा रही है। अब उसमें हुआ ये कि जब उनको पता संपत्ति कुर्क है, अब एसबीआई जो है वो भारत सरकार की बैंक है भाई, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया है, नहीं कई बैंकों में है, इसमें एक बैंक नहीं है, कई बैंक है। अच्छा, तो अब हाँ, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का केस चल रहा है अभी। यदि आपने संपत्ति कोई कुर्क की है तो उसको सील किया जाता है, ये फार्म हाउस सील हो जाता है, ठीक है। इसमें एक भी प्रावधान ये भी होता है कि सपोज किसी की गाय किसी ने चोरी कर ली और ये बाद में मिल जाती है और ये कोर्ट से छूटेगी अभी, तो उस गाय की देखभाल करना भी उनका काम है। आपने यदि करोड़ों रुपए की गाड़ियां ली है और गाड़ियां कल स्क्रैप हो जाती है और 10 साल बाद ईडी के खिलाफ केस चला जाता है, जो अक्सर होते हैं, और वो आदमी छूट जाता है, उसकी संपत्ति डिफ्रीज हो जाती है। जब संपत्ति डिफ्रीज होगी तो फिर उस संपत्ति को उसी स्थिति में लौटाना होगा जिस स्थिति में आपने जब्त किया है। तो गाड़ियां तो आपने चलती कंडीशन में जब्त की थी, जब वापस करोगे तो गाड़ी का ढांचा तो वापस नहीं होगा। तो जब्त करने वालों का रख रखाव करने का भी एक बहुत बड़ा वो है। और ये जो फार्म हाउस है वो तो बंसल की मृत्यु भी हो गई। अब बैंकों के पास सिवाय ये प्रॉपर्टी बेच के बैंकों का पैसा रियलाइज करना है। बैंक के वकील कहते हैं कि हमको फार्म हाउस नहीं चाहिए, हमको हमारा पैसा चाहिए। तो कोर्ट नीलाम करे उस फार्म हाउस को, या बैंक को परमिशन दे कि फार्म हाउस नीलाम करे, बैंक नीलाम करके अपना पैसा वसूल ले, बाकी पैसा उस बंसल के जो लोग होंगे उनको दे। लेकिन ईडी उसका उपभोग कैसा कर रही है, और वो भी चौड़ा होके, बाकायदा ऊपर नाम लिख के। ये इस देश की स्थिति बताती है कि देश कैसा चल रहा है। अच्छा भाऊ, नरेंद्र मोदी का प्रशासन कैसा चल रहा है। एक और सवाल इसी में था, अब साथ साथ अगर उसका भी जवाब आ जाए, क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए कि ये ऑफिस जो खोला है इसकी कोई, इस पर कोई कागज पत्र इसका बना है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन हुआ है कि खाली प्लॉट हमारा है टाइप है, कि खाली प्लॉट हमारा है? देखिए,
हाँ, कोई भी सरकारी ऑफिस कहीं चलता है, उसका प्रोसेस हाँ, है। हाँ, यदि बैंक भी कोई अपनी ब्रांच खोलती है, तो उसका भी हुँ, एक प्रोसेस है। हुँ, कुछ अधिकारी जाते हैं, उस क्षेत्र का मुआयना करते हैं, उस क्षेत्र की प्रॉपर्टी के रेट देखते हैं, फिर उस किराया कितना होगा, कितने साल के लिए होगा, साल में कितनी बार बढ़ेगा। कहीं हुँ, ऐसा नहीं हो जाए कि आपने एकदम ऐसा किराए पे प्रॉपर्टी ले ली कि वहाँ 2 करोड़ रुपए महीना देना पड़ रहा है और बैंक का टोटल टर्नओवर भी 2 करोड़ रुपए नहीं है उस ब्रांच से। हुँ, हुँ, ये सारी बात चीज़ों का आकलन होता है। सरकार जब कोई चीज़ किराए पे लेती है, तो बाकायदा उसका टेंडर निकलता है या उसका एक प्रोसेस होता है, फाइल चलती है कि भाई ईडी का एक ज़ोनल ऑफिस एस्टेब्लिश करना है। सबसे पहले तो हुँ, हरियाणा गवर्नमेंट या सरकार, केंद्र सरकार की जो बिल्डिंगें होती है, उसमें जगह दी देखी जाती है। हुँ, फिर रिपोर्ट जाती है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को कई बार लिखने के बाद राज्य सरकार जगह देने में असमर्थ है। फिर आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी में जगह लेनी है, हुँ, क्योंकि ये एक ऑफिस एक्टिविटी है, एक कमर्शियल एक्टिविटी है। हुँ, ये रेसिडेंशियल में कैसे चलता है? फार्म हाउस इज़ अ रेसिडेंशियल एरिया। हुँ, फार्म हाउस में यदि आपको बिज़नेस करना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। वहाँ कुछ कर्मचारी रह भी रहे होंगे शायद अंदर। आप 2.5 एकड़ का बहुत यहाँ 2.5 पर एकड़ का 2.5 एकड़ का फार्म है वो। हाँ, उसमें उन्होंने लॉकअप भी बनाया उसमें ईडी ने, लोगों की पूछताछ के लिए। नहीं बड़ी बात ये है कि मान लिया हम पर कोई आरोप है, हमारा घर 1 मिनट के लिए सीज कर लिया, तो सीज कर लिया जब तक केस चलेगा क्या उसमें बार बना देंगे? उसमें ना, ना, क्लब ना, ना, बना ना। देंगे, कैसे मैं कर वही देंगे? सीज़ करने के मायने क्या है? हाँ, सीज़ करने के मायने हैं कि उसको लॉक लगा के सील किया जाता है हुँ, 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 और बाहर एक पर्ची चिपकी रहती है कि ये प्रॉपर्टी ईडी ने सीज़ की हुई है, हुँ, ताकि उसको कोई खरीदे बेचे भी नहीं, हुँ, हुँ, कोई इसका ताला नहीं तोड़े। ऑफिशियल बाकायदा मुहर लगती है उसपे, सील करने के बाद। उसका उपभोग नहीं कर सकते आप। ये हुँ। कानूनन गैर कानूनी है। और ये इसका ईडी ऑफिस बना कैसे, इसका एड्रेस कैसा बना? हुँ, ये राजौरी का जो फार्म हाउस है, इसका एड्रेस कैसा ईडी ने अपने नाम पे चढ़ाया? हुँ, यदि फार्म हाउस लिया है तो उसका किराया किसको दिया जाता है? हुँ, हुँ, और फ्री में फार्म हाउस है तो किसी के फ्री के दिए हुए जगह पे ईडी कैसा ऑफिस चला सकता है? इसका मतलब ईडी उसको आगे पीछे उसको मदद करेगा। हुँ, इसके एहसान सरकार एहसान नहीं लेती किसी का। हुँ, हुँ, वो ईडी का ऑफिशियल एड्रेस कैसा बना? हाँ, पॉइंट नंबर 1। उसका किराया किसको जा रहा है? अतुल हुँ, बंसल मर गया तो हुँ, उसका किराया कितना है? हुँ, क्या इस कितने कम किराए में कोई दे सकता है क्या? क्या अतुल बंसल के केस को रफा-दफा करने के लिए फार्म हाउस लिया गया था? कि ये फार्म हाउस किसी अधिकारी ने खरीदा है हाँ, हुँ। और चला रहा है वहां से? ऐसे कई सवाल है जिसके जवाब ईडी को देने होंगे। और जो गाड़ियां हैं उसका रखरखाव कौन करेगा? हुँ। गाड़ी वापस नहीं कैसे करेंगे? अभी अभी एक ईडी ने प्रॉपर्टी जब्त की थी। हुँ, प्रफुल्ल पटेल की फ्लैट्स जब्त किए थे, हुँ, 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 सीज किए थे, अटैच किए थे। उसमें एक फ्लैट वो था जिसमें वो रह रहे थे। हुँ, तो प्रफुल्ल पटेल बाकायदा कोर्ट के परमिशन से जिस फ्लैट में रह रहे हैं, उस फ्लैट को उन्होंने खुलवा लिया था हुँ, कि उस फ्लैट पे आप कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, कुछ अल्टरेशन नहीं कर सकते, उस फ्लैट पे बेच नहीं सकते, क्योंकि वर्तमान में आप इस फ्लैट में रह रहे हैं और वो प्रॉपर्टी सील है। तो हुँ, आप अकेले उस फ्लैट पे रह सक आप आपका परिवार उस फ्लैट में रह सकता है, लेकिन वो सीज्ड अटैच्ड प्रॉपर्टी मानी जाएगी। ये कोर्ट ने उनको परमिशन दी थी। हुँ। बाद में प्रफुल्ल पटेल बाकायदा भाजपाई हो गए, हाँ, हाँ। मोदी जी चिल्लाने लगे, तो फिर बाकी प्रॉपर्टी भी उनकी कोर्ट से छूट गई। हाँ, ईडी ने फिर तो छोड़ दी, झाड़ू-पोछा लगवा करके ईडी ने झाड़ू-पोछा लगवा करके दिया होगा फिर करके दिया तो। दिया होगा। हाँ। लेकिन भाऊ भाऊ मैं खाली इस मामले में थोड़ा-सा समझना कुछ और भी चीज़ें हैं, बड़ा मामला ये अलग टाइप का है। ये कहीं मुन्ना भाई एमबीबीएस टाइप का नहीं है? वहाँ पर एक फ़िल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस आई थी,
तो जब डॉक्टर दिखाना होता था लड़की को, तो कहीं पर भी वो एक बोर्ड था हॉस्पिटल का लगा करके, और बेड वोड लगा करके 2-4 अपने ही पंटरों को लिटा देता था, कहीं सुई घुसा करके और वो ड्रिप लगा दिया। तो कहीं बहुत बहुत ऐसा तो बड़ा, नहीं बहुत कि अहम ये सवाल यहाँ, पूछा आपने। हाँ, कि बहुत कल वो अहम मर सवाल चुका है पूछा है। बंसल, वो बंसल मर गया है, कल को आज ये जमीन गायब हो जाएगी, कल को ये किसी मंत्री किसी अफसर का फार्म हाउस हो जाए, क्योंकि बीच का मु, समय गायब। मु, मुझे एक और डाउट आ रहा है तुम्हारे सवाल हम्म। से। आशीष जी, हम्म। धन्यवाद, आपने हम्म। ये सवाल पूछा। और मुझे हम्म। एक विचार और आया, हम्म। क्या वाकई वहां ईडी का ऑफिस है, या हाँ। एक डुप्लीकेट ईडी का ऑफिस चल रहा है? हम्म। हम्म। ईडी का जोनल ऑफिस कहीं और है, और हम्म। ये लोगों से पैसा वसूली का काम इस फार्म हाउस पे चल रहा हाँ। है। ये वाकई गाड़ियां सीज की हुई है, हम्म। कि ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां चोरी होती है वो चोरी की गाड़ी पार्क की हुई है? हम्म। बहुत सारा खुलासा ईडी से आना है, हम्म। बहुत सारा खुलासा ईडी से आना है। ईडी से कौन करवाएगा लेकिन? पूछेंगे। अब मुझे लगता है कि इस मामले में न्यायपालिका ने थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट दिखाना होगा, बिल्कुल दिखाना होगा। ये पूछना होगा कि इस फार्म हाउस का स्टेटस कहाँ है। हम्म। बंसल का परिवार ईडी से इतना डरा हुआ है क्योंकि उनके ऊपर ईडी की ऑलरेडी केस चल रही है। हम्म। तो भाई ईडी पे यदि कल ईडी का केस चले तो कौन ईडी को जाके बोले? आपका हम्म। केस किसी जज के कोर्ट में है और जज ने आपके घर पे कब्जा कर रखा है, तो आप हम्म। उसको कैसे हिसाब से खाली करवाओगे? क्योंकि हाँ। आपने घर खाली कर दिया तो वो आपको यहाँ टांग देगा केस में। हम्म। हम्म। तो आप इसी अंदाज में हो कि भाई अपने घर में जज साहब रह रहे हैं किराए के, तो शायद मदद हो जाएगी, किराया लेना बंद कर दो, जज हम्म। साहब थोड़ा सा दिल खोल के अपने को मदद कर देंगे। ऐसा ही हो गया होगा ये अब ये प्रॉपर्टी यदि ईडी ने जब्त की है तो ईडी उसका उपयोग नहीं कर सकती। नहीं कर सकते। यदि ये प्रॉपर्टी जब्त नहीं की हुई है तो फिर ये प्रॉपर्टी बैंकों के पास क्यों नहीं है? हम्म। एक एक ईडी बहुत ने ये प्रॉपर्टी ईडी ने ये प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी डिस्प्यूट में थी, ये किराए पे भी कैसे ली है? हम्म। एक बड़ा गंभीर, अब जब जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, क्योंकि संदेह होगा तो सवाल होंगे भाऊ। इस वक्त इस देश में एक सबसे चर्चित मामला है, सबसे चर्चित मामला है, और लगातार वो रिपीट हो रहे हैं मामले, डिजिटल अरेस्ट। ये डिजिटल अरेस्ट का मामला ऐसा है कि जिसमें बड़े बड़े अफसर फंसे हैं, आर्मी के भी कुछ अफसर फंसे, डॉक्टर्स फंसे। सबसे पहले मामला जब मैंने सुना तो पीजीआई, लखनऊ पीजीआई की एक महिला डॉक्टर को 5-6 दिन डिजिटल अरेस्ट रखा था, और उससे करीब 2.5-3 करोड़ रुपए वसूले थे। अभी 3 दिन पहले एक बड़े अफसर को डिजिटल अरेस्ट रखा और 7 करोड़ रुपए वसूले उससे। अभी एक और जो है, ये कौन सा ओसवाल ग्रुप या कौन से मालिक हैं, उनको डिजिटल अरेस्ट रखा, और बुजुर्ग आदमी, उनसे 7 करोड़ रुपए की वसूली की, और उनको नरेश गोयल के मामले में फंसाने की धमकी थी कि नरेश गोयल के मामले में फंसा दो। ये मामला बड़ा गंभीर है। इसमें क्या होता है, डिजिटल अरेस्ट का मामला थोड़ा सा और क्लियर कर दे, और दर्शक इसको जरूर समझे, क्योंकि आपको ही फोन आ सकता है। इसमें फोन आता है और कहा जाता है कि आपका फोन से भी जो है बंद कर, वो ट्राई बंद करने वाली है, क्योंकि आपके फोन से कुछ अवैध ट्रांजेक्शन्स और मैसेजिंग हुए हैं। आदमी तुरंत थोड़ा चौकन्ना होता है, फिर मैसेज आते हैं, कुछ फोन मतलब डिटेल्स आते हैं, आपको बकायदा उस पे ईडी की मुहर लगी हुई लेटर हेड पर नोटिस आते हैं, और बताया जाता है कि आप किसी बड़े केस में, जो चर्चित केस जो आपको पता हो, गूगल में सर्च कर लीजिए, उससे आपका लिंक मिला है। और बड़ी बात, कैसे बड़े बड़े अफसर ट्रैप में कैसे आ रहे हैं, वो ट्रैप में आने की वजह है, जब आपको डिजिटल अरेस्ट रखते हैं उसके बाद से ही वो जो गूगल मीट या ये सब जैसे जूम मीट ये सब ऐप है, आपको वो आपके मोबाइल का कैमरा ऑन करवा करके और उस पर ले लेते हैं कि आप कैमरे के सामने ही रहेंगे उनके। और बाकायदे मैंने अभी जो बड़े पूंजीपति वाला मामला है उसको मैंने बहुत गहराई से देखा, वहां पर बाकायदे कोर्ट रूम, उसने अपना बयान दिया है। बुजुर्ग उद्योगपति इस देश के मतलब उस एक सेक्टर में सबसे पुराने और सबसे बड़े उद्योगपति हैं, नाम मैं मिस कर रहा हूँ, उनको बाकायदे कोर्ट रूम दिखाया गया, सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठी,
और वहां ऑर्डर ऑर्डर उन्होंने कहा कि मुझे लगा चंद्रचूड़ बैठे हैं, चंद्रचूड़ की बैठे वहां पर, चंद्रचूड़ ने ऑर्डर ऑर्डर किया। और बाकायदे सीबीआई, ईडी सबके वो थे, अधिकारी थे, वहां पर सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद 7 करोड़ रुपए उनको जमा करवाने के लिए कहा गया और उन्होंने फिर 4 करोड़ रुपए पहले जमा करवाए। उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई और जब तबीयत खराब हुई तो उन्होंने किसी से कहा, उन्होंने कहा बहुत बड़ी आपके साथ ठगी हो गई है। जब पता चला ये मामला कि ठगी हो गई और फिर उनके पास फोन आया कि जमा करो नहीं तो अरेस्ट वारंट है, हॉस्पिटल से उठा लेंगे। उन्होंने कहा अब मैं मर ही जाऊंगा, हॉस्पिटल से ही हमें अरेस्ट कर लो, अब मर जाऊंगा, आप पैसे नहीं दे पाऊंगा, 4 करोड़ तो दे ही चुका हूँ, शायद 4.5 करोड़। उसमें बाकायदे कोर्ट रूम होता है, सुप्रीम कोर्ट का लुक होता है, इतने। तो क्या ऐसे फार्म हाउसेज, ये बड़ा स्टूडियो चाहिए मुझे, इसलिए इस पर आया हूँ। नहीं, मैंने इसलिए कहा कि जो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ वो ये कांड हो रहा है, तो वाकई वहां पे स्टूडियो अंदर है क्या, हम्म और ये गोरख धंधा ईडी के नाम से चल रहा है क्या? इस मामले में सरकार को तुरंत दूध का दूध, पानी का पानी कर देना चाहिए। हम्म और यदि ईडी ने वो ऑफिस सीज की हुई प्रॉपर्टी में रखा, हम्म तो जिस अधिकारी ने ये डिसीजन लिया हम्म, उस पे केस चलना चाहिए, उसको टर्मिनेट होना चाहिए। हाँ हम्म हम्म सवाल ये है, हम्म। मतलब कल किसी एक्टर को अरेस्ट करोगे तो उससे फिल्म करवाओगे? कि तू अरेस्ट हाँ, हो गया तो तू हमारे लिए एक फिल्म में एक्टिंग कर। नहीं तो ऐसे तो फिर एक डायरेक्टर, एक प्रोड्यूसर, एक डायरेक्टर को, एक हीरोइन को, एक हीरो को गिरफ्तार करके ये प्रोड्यूसर बन जाएंगे, कहेंगे फिल्म बनाओ तुम लोग, हाँ, तुम बनाओ किसी को फिल्म। फीस देनी नहीं है, बनाओ फिल्म और रिलीज कर दो मेरे नाम से। हाँ तो ये मतलब ये फिरौती से भी बड़ा काम है। हाँ हाँ हाँ, देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं एक बार चौंक गया था। मैं हम्म जब दिल्ली सरकार के एक या 2 बार मैं दिल्ली गवर्नमेंट के सेक्रेटरिएट में, मंत्रालय में गया। हम्म एक हमारे मित्र पोस्टेड थे, वहाँ गया मैं, तो मैं हम्म पहले चौंक गया। हम्म जब मैं उनके कमरे में गया और मैं टॉयलेट देखा तो उसमें बाथ टब वगैरह लगे थे। हम्म मैंने हम्म बोला भाई ये तो बड़ा गजब मामला हो गया। तब उनने बोला कि अशोक जी ये 5 स्टार होटल था। हम्म दिल्ली गवर्नमेंट ने 5 स्टार होटल बनाया था जमुना किनारे। हम्म बाद में जब सरकार बनी तो उन्होंने इस 5 स्टार होटल को मंत्रालय बना दिया। हम्म इसलिए हर हमारे कमरे में आपको 5 स्टार होटल की फैसिलिटीज मिलेगी। हम्म लेकिन वो दिल्ली गवर्नमेंट का था, दिल्ली गवर्नमेंट ने उसको ऑफिस बना लिया, सब ठीक है। दूसरा एक बार मैंने चौंका था, एक होटल सम्राट है हम्म प्रधानमंत्री के निवास के पास, हम्म अशोका होटल के पीछे दिल्ली में। हम्म तो एक डीआरआई में हमारे अधिकारी मित्र थे, उनका पोस्टिंग हो गया था, तो उन्होंने चाय के लिए बुलाया, तो बोले हम सम्राट में चाय पिएंगे, तो हम सम्राट के कॉफी हाउस में बैठ गए जाके। उन्होंने कहा अरे नहीं, मेरे कमरे में आ जाओ। तो मैंने बोला तुम तो यहाँ रहते हो, तुमको कमरा काय का मिल गया? अरे तुम आ जाओ यार, लिफ्ट से आ जाओ इस फ्लोर पे। मैं गया तो बाकायदा वो ऑफिस था डीआरआई का, हम्म एक डीआरआई का विंग था जिसमें कंप्यूटराइजेशन वगैरह। तो वो बैठे थे, मैंने ये कहाँ है? बोले ये प्राइम मिनिस्टर के साइड वाला जो विंग है सम्राट का, हम्म वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने किराए पे लेके रखा है, हम्म ताकि यहाँ पे कोई रेसिडेंस वाला नहीं रहे, क्योंकि हम्म यहाँ की खिड़की से सीधा पीएम का घर दिखता है, हम्म टारगेट पे आता है। हम्म तो वो होटल में बंद कर देंगे तो होटल का नुकसान होगा, होटल भी सरकार का है। तो हम्म उन्होंने डीआरआई जैसी एजेंसी, आईबी इंफॉर्मेशन, मतलब जो दूसरी है, वो ऐसी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उसके लिए ये हम्म फ्लोर लिए है। तो बोला मैं अभी ये कंप्यूटर सेक्शन में मेरा अपॉइंटमेंट हो गया, मुझे आराम वाला ऑफिस चाहिए था, तो बोले ये ऑफिस मिल गया। तो वहां पे भी मैंने बाथ टब वगैरह देखे, क्योंकि वो 5 स्टार के कमरे थे। हम्म लेकिन वो तो सम्राट का एक विंग था, तो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन फार्म हाउस में यदि करे, हाँ मैं समझ सकता हूँ कि एक फार्म हाउस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत पुराना फार्म हाउस है, ब्रिटिश कालीन जब्त किया हुआ सरकारी प्रॉपर्टी है, उस पे चल रहा है तो ठीक है। ये तो अनिल हाँ बंसल का फार्म हाउस है, उसने हम्म 2014 में खरीदा है। हम्म आपने उसकी प्रॉपर्टी अटैच की है, और अटैच की हम्म हुई प्रॉपर्टी में आप आराम से रह रहे हो, हम्म और आपने बोर्ड बोर्ड ऐसे तान दिए जैसे कि आपके पिता ने 7/12 पे चढ़ाया है इसको, आपके अकाउंट उस पे चढ़ाया है नाम पे। और हाइट होगी कि बैंक क्या करे?
हाँ ईडी के डर से बैंक भी नहीं बोल रही है। और कोर्ट में गई, वो कब तक पैसा, वो मर गया बेचारा बंसल। 111 करोड़ का एक्सपोजर है बैंक में। ये मर गया, यही बड़ी बात है। और इसीलिए हमको संदेह है कि ऐसे दफ्तर जहां पर अब ये बोर्ड लगा है, कल को बोर्ड हट जाएगा, हंगामा होगा, और हो सकता है किसी ईडी के बड़े, या हो सकता है किसी बड़े मंत्री, बड़े नेता का फार्म हाउस हो। और ऐसे अगर होने लगेगा तो किसी की जब्त प्रॉपर्टी को कुछ दिन बैंक्वेट हॉल बना दिया जाएगा, किसी का मान लिया गार्डन है तो मैरिज हाउस बन जाएगा, मैरिज गार्डन बन जाएगा, शादी मैं ब्याह करवाओ मानता तब तक। मैं एक हम्म मानता कि हम्म बैंकों ने वो ऑक्शन किया, ईडी ने बैंक से खरीदा, हम्म उनको ऑफिस चाहिए था और उसको ऑफिस बना दिया, ये मैं समझ हम्म। सकता हूँ। हाँ लेकिन तब ना तो बैंक कोई। को ऑक्शन, बैंक ने ऑक्शन नहीं कर दिया। हम्म कोई भी सरकारी ऑफिस ऑफिस किसी भी फ्री की जगह पे नहीं खुलता। कोई भी हम्म सरकारी ऑफिस सरकार के प्रीमाइसेस में खुलता है, नहीं तो वहां किराए पे रहता है। हम्म और यदि वो किराए पे भी नहीं है, सरकार का अपना भी नहीं है, जब्त की हुई प्रॉपर्टी है, तो इससे ज्यादा वायलेशन, इससे ज्यादा गैर कानूनी काम कोई नहीं करता। ईडी को कोई नैतिक, वैसे भी नैतिकता बची नहीं ईडी में, हम्म। लेकिन ईडी के नाम के साथ जो नैतिकता का एक टैग लगा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा यदि ऐसा होता दिखाई दिया तो। चलिए और ये अभी तक साधुवाद तो। उस अखबार को जिसने ये निकाला, और हाँ आपने इस मिड डे मुद्दा में इसको उठाया ताकि जनता तक पहुंच जाए कि आपकी ईडी कितनी बड़ी चोर और डकैत है, ये उसमें हम्म से दिखता है। मैं ईडी और चोर को, डकैत का इसलिए शब्द क्वेश्चन मार्क के साथ, प्रश्न चिन्ह के साथ बोल रहा हूं। हम्म क्या मेरी ईडी डकैत है? क्या मेरी ईडी चोर है? हम्म वो इसलिए कि जब्त किए हुए फार्म हाउस में अपना ऑफिस नहीं खोल सकते। हम्म। तो ऐसे जब्त किए हुए फार्म हाउस को तो आप शादी के लिए दे दोगे कल से हाँ कि साहब हमने जब्त किया था, खाली पड़ा था, तो हमने शादियां बनाना शुरू कर दी इसमें। शादी। दिल्ली एनसीआर में 15 लाख 20 लाख इतने बड़े फार्म हाउस को शादी में बुक करेंगे तो एक बुकिंग में 15-20 लाख रुपए आएगा। हैं? अरे अभी तक वो बैंक के कब्जे में होता तो शादी को दे दे के उन्होंने पैसा वसूल लिया होता। दो गुना, दो गुना इतना पैसा है यहाँ पर तो इतने बड़े फार्म हाउस की बुकिंग का। खैर, अब ईडी आपके आसपास आए और मान लिया कुछ संपत्ति जब्त करे तो जा करके झांकते रहिए कि वहां पर ऐसा तो नहीं कॉफी हाउस चल रहा है, वहां पर मैरिज होम खुला हुआ है, चेक करते रहिए। क्योंकि ये और दरअसल ये हिम्मत इसलिए आती है क्योंकि सीधा लोग कहते हैं, हम लोग तो यही सुनते हैं भाई यहाँ पर कि सीधा पीएमओ से इसको ताकत मिलती है, पावर सीधा पीएमओ से मिलती है। तो जब पीएमओ से पावर मिलती है तो कौन बैंक ऑफ इंडिया, कौन पंचकूला वाली अदालत, कौन हाई कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट बार बार दुत्कारता है, फटकारता है, हम लोग हाँ, कहते हैं ना वो। शर्म है कि आती नहीं। हाँ, तो जब उसका फर्क निर्लज ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, तो इनको क्या कहा जाए। लेकिन ये है कि लग्जरी, चलिए कम से कम इस 10 साल में अगर इस देश में किसी को लग्जरी लाइफ मिली है तो ईडी के अफसरों को मिली है, इतना अब हम यकीन से कह सकते हैं। कह और सकते किसी हैं। को ना मिली हो, लेकिन ईडी के अफसरों को तो लग्जरी लाइफ तो मिली। अब तक हम ये कहते आ रहे लगातार कि नरेंद्र मोदी के इन 10 सालों में देश ने बहुत कुछ खोया है, तरक्की नहीं की। तो उस मेरे गलत कथन के लिए मैं माफी मांग लेता हूं, क्योंकि जब ईडी के जोनल ऑफिस 100 करोड़ के फार्म हाउस में खुल रहे हैं तो यकीनन देश में तरक्की की है। मैं फार्म हाउस की तरक्की मानता हूं, उसी किसी किसान के खेती पे वो लटक के आता है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मेरे प्रधानमंत्री को इससे कोई लेना देना नहीं। चलिए कल दोपहर फिर मिलेंगे। भाऊ जो है महाराष्ट्र से कुछ और भीतर की खबरें भी निकाल रहे हैं। कल दोपहर हम आपसे फिर मिलेंगे मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में। भाऊ हमारे साथ होंगे। भाऊ बाहर रहते हैं फिर भी वक्त निकाल के आप तक आते हैं मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में। बहुत बहुत धन्यवाद भाऊ। नमस्कार।